हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग निज़िम एज़ेकेल के द्वारा लिखा गया एक पोम जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसे आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट या फिर कह सकते हैं हम लोग नोटेबल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस पोम को लिखा कब गया था। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हेन वाज द पोम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वॉज रिटन, तो आपका आंसर होगा 1960s। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये पब्लिश कब हुई थी। तो ये जो पोम है ये पब्लिश हुई थी 1965 में। द एग्जैक्ट नेम, ये एक पोइट्री कलेक्शन है निज़िम एज़ेकेल का, उसी में इस पोम को भी पब्लिश कराया गया था। और ये जो द एग्जैक्ट नेम जो कलेक्शन है ये पब्लिश हुई थी 1965 में। तो ये जो पोइट्री कलेक्शन है द एग्जैक्ट नेम, इसमें जो भी पोम्स हैं तो वो सब 1965 में ही पब्लिश हुई थी। उसके बाद है कि ये पोम का टाइप क्या है। तो इसका टाइप है नरेटिव। नरेटिव एक जो टाइप होते हैं नरेटिव पोइट्री, तो उसमें क्या होता है कि पोएम के थ्रू जो पोएट होते हैं वो एक स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। एक स्टोरी को वो पोम के रूप में, पोम के थ्रू वो बयां करते हैं। तो ये जो पोम है इसमें भी उन्होंने एक कहानी बताया है उस रात की जब एक बिच्छू ने उनकी माता को डंक मारा था। और फिर वो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोग आए, पीजेंट्स आए, क्या क्या वो लोग क्या बोलते हैं उन्हें, वो लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे कि कैसे उस जहर को जो डंक मारा है बिच्छू ने कैसे उसे उतारा जाए, या फिर वो क्या है, इस जन्म में उसे इतने सारी दुख और पीड़ा मिली तो अगले जन्म में उसे सुख और शांति मिलेगी, ऐसा ऐसा बता रहे थे पीजेंट्स। और फिर उसके फादर जो है वो ये सब बातों को नहीं मानते थे। वो एक साइंटिफिक फैक्ट्स पर वो बिलीव करते थे और उनके क्या क्या एफर्ट्स थे उस जहर को निकालने में, ये सारी चीज़ों से ये जो पोम है ये डील करती है। इसमें पोएट बताते हैं कहानी के रूप में। और फिर लास्ट में मैटरनल लव देखने को मिलता है, माता का स्नेह अपने बच्चों के लिए। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं इसके राइमिंग स्कीम को। तो इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम। ये एक फ्री वर्ड्स है। वर्ड्स का मतलब भी पोइट्री होता है, और जब किसी भी पोइट्री में ना कोई मीटर को फॉलो किया जाता है और ना ही कोई राइमिंग स्कीम होती है तो उसे फ्री वर्ड्स कहा जाता है। अब है हमारा इस पोम का थीम्स। तो थीम्स में क्या किया है, पहला तो है सुपरस्टिशंस वर्सेस रेशनलिज्म। सुपरस्टिशन कहते हैं अंधविश्वास को, और सुपरस्टिशन के जस्ट अपोजिट कह सकते हैं हम लोग रेशनलिज्म होता है, तार्किकतावाद। जहाँ पे कोई तर्क ना दिया जाए उसे हम लोग सुपरस्टिशन कह सकते हैं, और जहाँ पे तर्क दिया जाए वो रेशनलिज्म। फिर एंड मैटरनल लव, माता का प्यार एंड सेक्रीफाइस। फिर है सफरिंग एंड पेन एंड कर्मा एंड रीबर्थ। ये कर्मा एंड रीबर्थ की बात करते हैं वो पीजेंट्स, वो विलेजर्स। फिलहाल अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए निज़िम एज़ेकेल के बारे में पढ़ेंगे। निज़िम एज़ेकेल हमारे पोएट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी पोएट की पोम को पढ़ रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी राइटर के कुछ वर्क को पढ़ रहे हैं तो राइटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक लिटरेरी स्टूडेंट है तो निज़िम एज़ेकेल एक इंडियन पोएट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक थे। उनका जन्म 16 दिसंबर 1924 को बॉम्बे में हुआ था, जो कि अभी मुंबई के नाम से जाना जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2004 में मुंबई में ही। और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1983 में। और इन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ये इनके एक वर्क है इनका लेटर डे साम्स, इसके कारण से इन्हें 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। एक्चुअली ये लेटर डे साम्स कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं है, ये कलेक्शन है इनके वर्क्स की, इसी के कारण इन्हें 1983 में, ये जो डेट है 1983 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1983 आप याद रखें क्योंकि इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में मिला था और ये आपके एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे है अब इनके कुछ नोटेबल वर्क्स, जिसमें शामिल है अ टाइम टू चेंज जो पब्लिश हुई थी 1952 में। देन है एंटरप्राइज 1959 में पब्लिश हुई थी। फिर है द पैट्रियोट, पैट्रियोट देशभक्त को कहते हैं, और ये पब्लिश हुई थी 1959 में। देन है पोएट लवर
बर्ड वॉचर 1969, बैकग्राउंड कैजुअली 1972, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस 1976। और ये जो वर्क है ये तो आपके सिलेबस में भी प्रेस्क्राइब्ड है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे इस पोम को स्ट्रेंजा वाइज। वैसे मैं एक और बात बता दूँ आपको कि ये जो पोम है इसमें टोटल 8 स्ट्रेंजास हैं, लेकिन अभी तक आपने पोइट्री पढ़ी होगी, मे भी कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो पोइट्री है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ये पोइट्री जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोम की इसमें 4 लाइन्स है, लेकिन यहाँ जो ये जो सेकंड स्टेंजा है इसमें सिर्फ 3 ही लाइन्स है और आगे आपको और भी स्टेंजास मिलेगी जिसमें आपको किसी में तो 10-12 लाइन्स मिल जाएंगी, तो किसी में आपको सिर्फ 3 या फिर 4 लाइन्स ही मिलेगी। तो यहाँ पे स्टेंजा को वैसे नहीं डिवाइड किया गया है कि 8 स्टेंजर्स है तो इसमें 4-4 लाइन्स की डिवाइड कर दे, ऐसा नहीं है। इसमें 4 लाइन्स की कोई स्टेंजा है, कोई 3 लाइन की स्टेंजा है, कोई 10-12 लाइन्स की है, ऐसा करके यहाँ पे है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोएट स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। पोइट कहते हैं कि उन्हें रिमेंबर है वो नाइट, वो रात जब उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन का मतलब होता है एक बिच्छू, तो उसने स्टंग कर लिया था। स्टंग का मतलब होता है बीइंग हर्ट बाय समथिंग शार्प। तो किसी भी शार्प चीज से जब किसी को हर्ट हो जाता है तो उसे स्टंग कहते हैं। बिच्छू का जो डंक होता है वो भी शार्प होता है, उसी से पोइट की मदर को जो है उससे हर्ट हुआ था, बिच्छू ने उन्हें डंक मारा था। तो वही यहाँ पे पोइट कह रहे हैं 10 hours of steady rain and had driven him to crawl beneath a sack of rice। और उस टाइम पे क्या होता है, लगातार 10 घंटों से वहाँ पे स्टीडी रेन हो रही थी, बहुत ही मुसलधार बारिश हो रही थी। और इसी के कारण क्या हुआ था, वो जो बिच्छू था वो क्रॉल करते हुए, रेंगते हुए राइस का कुछ वहाँ पे बोरियां रखी हुई थी उसके नीचे, वो उसके बीनीथ वो जाकर छुप गया था। स्टीडी का मतलब होता है नॉट चेंजिंग और स्टेइंग द सेम। मीन्स हम लोग कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं, स्टीडी रेन लगातार बारिश, और बारिश के कारण वो बिच्छू वहाँ पे छुप गया था और मौका देख के वो निकला और पोइट की मदर को डंक मारा और देन वो निकल पड़ता है वहाँ से। आगे हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे वो निकल पड़ता है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। तो पार्टिंग का मतलब क्या होता है, पार्टिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग और मूविंग अवे। मतलब सेपरेट मतलब दूर हो जाना या फिर अलग हो जाना, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो पार्ट हो जाता है, वो जो बिच्छू होता है वो पोइट की मदर को डंक मारने के बाद उस रूम से, उस डार्क रूम से पार्ट हो जाता है, अलग हो जाता है अपने पॉइजन को साथ में लेकर के। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम। फ्लैश का मतलब होता है अ क्विक लुक एट समथिंग। मतलब जब वो निकल रहा था बिच्छू, तो वहाँ पे जो लोग थे, शायद पोएट ने भी देखा होगा, तो वहाँ पे जो बिच्छू जब निकल रहा था तो बिच्छू की एक झलक वहाँ पे उन लोगों ने देखी, तो उसी को यहाँ पे फ्लैश कहा जाता है। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल, डायबॉलिक टेल की एक झलक उन्होंने देखी। डायबॉलिक टेल का मतलब होता है एक इविल टेल कह सकते हैं। वैसे भी बिच्छू का टेल में, बिच्छू के का जो डंक होता है पूंछ में, वो बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है, तो इविल भी कह सकते हैं हम लोग। ही रिस्क द रेन अगेन। और उसके बाद क्या होता है, पोइट की मदर को वो डंक मारने के बाद फिर से रेन में जाने का रिस्क लेता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अभी जो उसने कांड किया उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला है, तो वो निकल पड़ता है वहां से। उसके बाद है द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज एंड बर्स्ट द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द एविल वन। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो इंसिडेंट हुआ अभी कि पोइट के मदर को उस बिच्छू ने डंक मारा, तो उसके बाद पीजेंट्स जो थे उस गांव के, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, तो उस गांव के जो विलेजर्स थे वो आते हैं, और वो आते कैसे हैं, जैसे कि लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज। स्वार्म का मतलब होता है एक लार्ज ग्रुप, तो उनका आना ऐसा लग रहा था जैसे कि मक्खियों का एक लार्ज ग्रुप आ रहा हो। यहाँ पे पोइट कंपेयर कर रहे थोड़ी सी। और वो लोग बर्स करते हैं, जब मक्खियाँ एक ग्रुप में, बहुत ही ज़्यादा मक्खियाँ जब ग्रुप में आती है तो वो जो भिनभिनाने की आवाज़ होती है उसी कहते हैं बर्स। तो वो लोग भी ऐसे ही आते हैं मक्खियों की तरह, और फिर वो बर्स करते हैं गॉड के नेम्स को 100 times
किस लिए? तो वो चाहते हैं, गॉड से प्रे करते हैं विलेजर्स की पैरालाइज कर दे उस इविल वन को। यहाँ पे इविल वन उस भिक्षु के लिए कहा गया है। और ये क्या लॉजिक है कि वो लोग गॉड से प्रे कर रहे हैं कि उस भिक्षु को पैरालाइज कर दे गॉड। इसका यहाँ पे अभी हम लोग लॉजिक समझेंगे, आगे आएगी। With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. तो ये जो पीजेंट्स आए थे वो कैंडल्स के साथ आए थे, मोमबत्ती के साथ आए थे, एंड विथ लैंटर्न्स। लैंटर्न्स मीन्स होता है लालटेन, तो वो मोमबत्ती और हाथ में लालटेन लिए आए थे। वैसे भी वहाँ पे बारिश हो रही थी, बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था, हैवी रेन था। तो और वो जब उस मड बेक्ड वॉल्स में, मीन्स उनका जो घर था, पोएट का जो घर था, वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ था, तो उसी को यहाँ पे मड बेक्ड वॉल्स कहा गया है। मड को जब सूखा, मड से बना वो जो घर था, वो उसकी जो मिट्टी थी वो धूप से सूख गई थी, तो उसी को यहाँ पे मड बेक्ड वॉल्स कहा है उन्होंने। तो वहाँ पे जब वो लालटेन लेके, मोमबत्ती लेके, कैंडल लेके जब वो लोग सर्च कर रहे थे उस भिक्षु को, उस स्कॉर्पियन को, तो उन लोगों की, उन विलेजर्स की जो शैडो बन रही थी ना वॉल पे, वो उसी स्कॉर्पियन के लाइक लग रही थी। तो यहाँ पे पोइट कितना ध्यान दे रहे बातों पर, इसे भी आप ध्यान दें। और लेकिन वो जो बिच्छू था वो तो मिला नहीं, तो उसके बाद क्या करते विलेजर्स? दे क्लिक देयर टंग्स, वे अपने टंग्स को क्लिक करते हैं। मतलब जब कुछ भी काम किसी का ना हो, तो जब डिसअपॉइंटमेंट की भावना होती है ना, तो उस टाइम पे अक्सर लोग अपने टंग को क्लिक करते, किन्हीं किन्हीं की आदत होती है ऐसी। With every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. तो यहाँ पे क्या लॉजिक था अभी कि वो पैरालाइज कर दे, ऐसा गॉड प्रे कर रहे थे ना, गॉड से प्रे कर रहे थे वो विलेजर्स। तो पैरालाइज क्यों कर दे? क्योंकि उनका बिलीव था, विलेजर्स का बिलीव था कि जैसे जैसे वो जो स्कॉर्पियन है जिसने डंक मारा है, वो जैसे जैसे मूव करेगा ना, तो वैसे वैसे वो जो जहर अभी है, जो जहर छोड़ा है स्कॉर्पियन ने पोएट की मदर के ऊपर, मदर के टो में, तो वो जहर वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन मूव करेगा। तो इसीलिए वो लोग प्रे करे थे गॉड से कि वो जो स्कॉर्पियन है उसे पैरालाइज कर दे गॉड, ताकि वो जहर उनके मदर की बॉडी में ना फैले। देन आगे पोएट लिखते हैं, May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. तो यहाँ पे अब पोइट बताते हैं कि वो जो विलेजर्स क्या क्या कह रहे थे उस भिक्षु के डंक मारने के ऊपर। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि वो प्रे कर रहे गॉड से कि काश वो जो बिच्छू है वो स्थिर रहे, वो ऐसा प्रे कर रहे थे। और कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो अभी पोएट की मदर को पेन हो रहा है उस बिच्छू के डंक मारने से, वो क्या है? तो उसके पापों को जो उसके प्रीवियस बर्थ में उसने की थी, उसके पापों को वो बर्न अवे कर देगा, जला देगा आज की रात को। तो जो भी पाप उन्होंने अपने प्रीवियस बर्थ में किया होगा, वो पाप अभी पापों का ये प्रायश्चित हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा। और कुछ लोगों ने क्या कहा कि मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कि ये जो तुम अभी सफ़र कर रही हो इस पेन से, ये डिक्रीज कर देगा किसे? तो तुम्हारे मिसफॉर्च्यून को, तुम्हारे अगले जन्म के मिसफॉर्च्यून को डिक्रीज कर देगा तुम्हारा अभी का ये पेन। और फिर कुछ लोगों ने क्या कहा कि ये जो पोएट की मदर अभी पेन झेल रही है, ये उनके पापों को और पुण्यों को बैलेंस में ला देगी इस अनरियल वर्ल्ड में। उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड को अनरियल बताया है, छलावा बताया है इस वर्ल्ड को। और इस वर्ल्ड में कुछ लोग क्या, सभी लोग कुछ पाप करते हैं तो कुछ पुण्य करते हैं। तो अभी जो पोएट की मदर ये जो पेन झेल रही है, उसके कारण से उसके पाप और पुण्य दोनों अभी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा पोएट कहते हैं। उसके बाद वो लिखते हैं, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पेन है, ये जो जहर है, ये प्यूरिफाई कर देगी तुम्हारे फ्लैश को, फ्लैश ऑफ डिज़ायर को। तुम्हारा जो डिज़ायर है, अननेसेसरी डिज़ायर है, उसे प्योरीफाई कर देगी, वो अननेसेसरी डिज़ायर तुम्हारे में आने नहीं देगी। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। स्पिरिट ऑफ एम्बिशन का मतलब होता है हम लोग कह सकते हैं हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव गोल्स,
किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है तो उसे हम लोग स्पिरिट ऑफ एम्बिशन कहते हैं। तो ये पोएट के मदर की स्पिरिट ऑफ एम्बिशन को कम कर देगी, वो पॉइजन जो अभी उनके अंदर डंक मार कर छोड़ा है बिच्छू ने। कुछ लोगों ने कहा था दे सेट। फिर पोएट लिखते हैं एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वो जो विलेजर्स थे वो वहां पे फ्लोर पे बैठ गए। किसके अराउंड? तो उनके मदर के अराउंड। उनकी मदर जो थी वो सेंटर में थी एंड उनके चारों तरफ वो जो विलेजर्स थे, वो जो पीजेंट्स थे, वो लोग बैठे हुए थे। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, और उनके फेस में एक अंडरस्टैंडिंग की पीस थी, शांति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पोएट के मदर को कितना सफ़र करना पड़ रहा होगा। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रेन। अब पोएट कहते हैं कि और भी कैंडल्स के साथ लोग आ रहे थे, बहुत से लैंटर्न्स और भी वहाँ पे आ रहे थे, और नेबर्स आ रहे थे, और वो लोग इंसेक्ट्स भी लेते आ रहे थे। जितनी ज़्यादा लाइट होगी अंदर में वहाँ पे कीट पतंगे उतने ही आते हैं, आपको पता होगा। एंड वो जो एंडलेस रेन थी, हैवी रेन थी, वो रुक ही नहीं रही थी। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मेट। उसके बाद पोएट बताते हैं कि उनकी मदर जो थी वो ट्विस्ट हो रही थी थ्रू एंड थ्रू इन अ वे डैट शोज शी वॉज सफरिंग। तो वो अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से मूव कर रही थी जैसे कि उन्हें देखकर लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा पीड़ा में है वो। ग्रोनिंग ऑन अ मेट, ग्रोनिंग रेफर्स टू द साउंड शी वॉज मेकिंग। तो दर्द से जब वो करा रही थी उसी के साउंड को यहाँ पे ग्रोनिंग कहा गया है, और मेट पर वो लेटी हुई थी। मेट मीन्स होता है चटाई। उसके बाद है माई फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट। उनके फादर जो थे वो उन विलेजर्स के जस्ट अपोजिट थे। वो एक स्केप्टिक रैशनलिस्ट थे, वो तर्क से सोचते थे, लॉजिकली सोचते थे, साइंटिफिकली सोचते थे, ना कि सुपरस्टिशन था उनका, ऐसा नहीं था। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो सभी कर्स और ब्लेसिंग को ट्राई किए। पाउडर को, मिक्सचर को वो ट्राई किए। हर्ब एंड हाइब्रिड को बनाकर उन्होंने उनके टो पर, मीन्स अपने वाइफ के टो पर उन्होंने लगाया हर्ब्स को, और कई सारे चीज़ों को हाइब्रिड करके, मिक्सचर बना करके उन्होंने लगाया। उसके बाद क्या करते हैं वो, ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन अपॉन द बिटन टो एंड पुट अ मैच टू इट। उसके बाद क्या करते हैं वो, एक थोड़ी सी पैराफिन लेते हैं, पैराफिन केरोसिन को कहते हैं। तो थोड़ी सी पैराफिन लेके वो क्या करते हैं, उस बिटेन टो में लगा देते हैं और उसमें माचिस से जला देते हैं, ताकि वो जलने के साथ ही वो जो जहर वहाँ पे छोड़ा था उस बिच्छू ने, वो भी ख़त्म हो जाए। तो वो साइंटिफिकली सोच रहे थे। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, और जो पोएट थे वो देख रहे थे कि किस तरीके से वो जो फ्लेम था वो उनकी मदर के वो जो टो है उसे जला रहा था। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. इसके बाद एक होली मैन को बुलाया गया। होली मैन हम लोग पंडित को कह सकते हैं, जो परफॉर्म कर रहे थे राइट्स को, मंत्र वंत्र कुछ वो उच्चारण कर रहे थे। किस लिए? ताकि वो पॉइजन को हटा सके अपने मंत्रों से। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और फाइनली 20 आवर्स के बाद में उसने अपने स्टिंग को खोया। मतलब कि फाइनली 20 आवर्स सफ़र करने के बाद पोएट की माता को, जो बिच्छू ने जहाँ पे स्टिंग किया था, डंक मारा था, वहाँ पे उनका जहर वहाँ से ख़त्म हुआ और उन्हें थोड़ी शांति मिली। उसके बाद है हमारा लास्ट स्टेंजा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है। माई मदर ओनली सेड, और जब उनकी मदर ठीक हो जाती है तो वो सिर्फ क्या कहती है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन, कि भगवान का शुक्रिया कि उन्होंने, वो जो स्कॉर्पियन है उसने मुझे पिक किया डंक मारने के लिए और मेरे बच्चों को स्पेयर कर दिया, मीन्स छोड़ दिया। ऐसा एक मदर ही सोच सकती है। तो यहाँ पे पोएट ने मैटरनल लव को दिखाने की भी कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। आज का हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। एंड अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो या फिर कुछ सजेशन देना हो मुझे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो तो हमें सपोर्ट करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक के साथ नहीं, इसी पोम के हम लोग नोट्स को पढ़ेंगे, इसके समरी को, थीम्स को उसी में थोड़ी सी डाल देंगे। अबाउट द पोएट, इंट्रोडक्शन आप तो जानते ही हैं। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।